नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया के शो हम भारत के लोग में। मैं हूं सुमित अवस्थी और इस कार्यक्रम में हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आप पर रहता है, उन खबरों पर रहता है जो आपके सरोकार की हैं, ऐसी खबरें जिनका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ता है, यानी वो खबरें जो आपके मतलब की हैं। तो आइए आज के इस शो में क्या है बड़ी खबरें, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे इसरो की ही। अब इसरो के दीवानों में जापान जैसे बड़े देश का नाम हासिल हो गया है। जी हां, टेक्नोलॉजी जगत पर राज करने वाले जापान को इसरो पसंद आ गया है। अब भारत के रॉकेट पर विक्रम लैंडर के साथ जापान चांद की सैर करने की तैयारी कर रहा है। पूरी खबर तफसील से रहिए मेरे साथ। इसरो ने इसके साथ ही चांद जीतने के बाद अब सूरज पर अपनी निगाहें जमा ली हैं। आदित्य L1 मिशन अगले महीने वो लॉन्च करने की तैयारी में है, यानी चांद पर कदम रखने के बाद अब सूरज को चूमने की तैयारी है। अगली खबर आज की होगी, तेज रफ्तार ट्रैफिक किस तरीके से खतरनाक बन जाता है ये देखेंगे। हादसे में बड़ी और महंगी कार रोल्स रॉयस कैसे राख हो गई, दिल्ली के पास की घटना है, पूरी घटना दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। आप रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात इसरो की। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग के बाद अब दुनिया भर में भारत के तिरंगे की आन बान और शान और ज्यादा बढ़ गई है। जो काम आज तक अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और जापान तक नहीं कर पाए, वो भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। अभी के वक्त में हमारे 2 रोबोट लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी छोर पर मौजूद हैं और अपने रिसर्च और डेटा कलेक्शन का काम बखूबी कर रहे हैं। अब इससे बड़ी खबर आपको और बताता हूं, ध्यान से सुनिए। भारतीय स्पेस प्रोग्राम की उपलब्धि के बाद जापान भारत से अब मदद मांग रहा है। वो जापान जिसने दुनिया को बड़ी बड़ी टेक कंपनियां दी हैं, वो जापान चाहता है कि हम उसका बनाया हुआ रोवर चांद पर पहुंचा दें। भारत की इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA जैक्सा ने हाथ मिलाए हैं मिशन ल्यूपेक्स के लिए। क्या है ये मिशन, ध्यान से देखिएगा। भारत के सहारे चांद की सैर जापान करना चाहता है। मिशन लूपेक्स में इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा का ये जॉइंट मिशन होगा। मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी ल्यूपेक्स, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। भारत का विक्रम लैंडर रॉकेट होगा और जापान का रोवर होगा, यानी जो काम प्रज्ञान कर रहा है चंद्रयान में, वो जापान का रोवर करेगा। नासा और यूरोपीय एजेंसी ESE के उपकरण भी इस जॉइंट ऑपरेशन में, जॉइंट मिशन में ले जाए जाएंगे चांद की ओर। दरअसल बड़ा काम जो लिया गया है दोनों देशों ने हाथ जोड़कर, वो ये कि चांद पर पानी की तलाश करने की कोशिश करना। चांद के दक्षिणी छोर तक जाने का करिश्मा आज तक कोई भी विकसित मुल्क नहीं कर पाया है, जबकि दुनिया भारत को विकासशील देश कहती है और अब हम चांद पर पहुंचने की इस रेस में सबसे आगे निकल भी चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि बेहद कम पैसे के इस्तेमाल करके हमने और हमारे वैज्ञानिकों ने यह कामयाबी हासिल की है। आप शायद जानते होंगे कि टोयोटा, होंडा, सोनी, कैनन, पैनासोनिक और मित्सुबिशी जैसी जापानी कंपनियों की दुनिया भर में धमक है, लेकिन जापान को समझ में आ गया है कि कम पैसे में, किफायती में और पूरी सफलता की गारंटी के साथ अगर चांद पर उतरना है तो भारत से हाथ मिला लेना चाहिए। क्यों जापान को भारत के सहारे की जरूरत है, क्यों, क्या उसकी जरूरत आ पड़ी है? इसरो का सफल चंद्रयान परीक्षण हुआ है जिससे जापान बहुत इंप्रेस है। जापान क्या, पूरी दुनिया इंप्रेस है। आज सारे देशों के अखबारों में इसरो की इस कामयाबी की कहानियां छपी हुई हैं। इसरो का यह सबसे किफायती मिशन है। रूस ने अभी कुछ दिनों पहले जो लूना भेजा था, लूना 25 जो क्रैश कर गया, उसके मुकाबले हमारा मिशन जो है चंद्रयान 3 वो बहुत ही ज्यादा किफायती रहा, सबसे सस्ता आप इसको कह सकते हैं। यहां तक कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों से भी कम पैसों में हमने चांद को छू लिया है। जी हाँ, बारबी और ओपनहाइमर जैसी जो फिल्में आई हैं जो बहुत सुपर हिट हुई, उनके मुकाबले हमारी ये अंतरिक्ष की कामयाबी काफ़ी कम पैसों में हुई है। बारबी 1200 करोड़ की फिल्म थी, हमने 600 सवा 600 करोड़ में चांद को छू लिया है। ये है हमारी कामयाबी की बहुत बड़ी दास्तान, इसीलिए दुनिया इसरो पर भरोसा कर रही है। तो ये हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले सुनते हैं क्या कहना है सोमनाथ साहब का, जो कि इसरो के मुखिया हैं। Is it going to be the last in the series of Chandrayaan, or more Chandrayaans will be sent in future? Nothing is last. So based on the scientific findings, and if there is sufficient science that are
likely to come out of it. Something useful can come out of it. We will plan more. But there is currently a discussion going on between Japan and India on the possible rover mission, which is rover of Japan, a lander of India, and rocket provided by Japan. So that if that goes to some direction, we may continue. Otherwise, we have to propose new different missions. आपको बता दें जापान पहले भी चांद पर जाने की कोशिश कर चुका है और नाकाम हुआ था। अब उसको भरोसा है इसरो के वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तानी चंद्रयान को पहुंचा दिया तो उनके साथ हाथ मिला लो। तो ये तो बात चंद्रयान मिशन की हुई, लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को इतने से कहां चैन पड़ने वाला था। इसीलिए इसरो ने तय किया है कि चांद पर तो अपनी छाप हमने छोड़ दी, अब बारी बहुत बड़ी छलांग लगाने की है। अब इसरो की नजर जम गई है सूरज पर, सूर्य पर। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, सूरज पर। यानी इसरो वो काम करना चाह रहा है जो आज तक शायद कभी नहीं हुआ है, सिवाय अपनी पौराणिक कथाओं में जब भगवान हनुमान ने, आपने सुनी होगी वो कहानी, सूरज को निगल कर दिन में अंधेरा कर दिया था। लेकिन आज मैं हनुमान पुराण सुनाने नहीं आया हूं, आज हम इसरो का गुणगान करने आए हैं। तो आप बताते हैं कि क्या है ये मिशन सूरज, क्यों सूरज को हम जीतना जानते हैं। आप शायद जानते हैं कि सूरज को आदित्य भी कहा जाता है और सूरज ने इसरो को इसी मिशन का नाम रख दिया है, मिशन आदित्य। और इसरो के वैज्ञानिकों ने इस मिशन की तैयारी दरअसल अभी नहीं, बहुत पहले कर दी थी। लेकिन चंद्रयान की सफलता के बाद अब मिशन आदित्य का काम बहुत तेज गति से करने का मन भी बना लिया गया है। तो क्या है ये पूरा मिशन, आपको समझाते हैं। जनवरी 2008 में स्पेस रिसर्च की सलाहकार समिति ने आदित्य की संकल्पना की थी। शुरुआत में 400 किलोग्राम का उपग्रह होना था। ये सूर्य के कोरोना की जांच करनी थी, यानी सूर्य के चारों ओर जो रोशनी है, जो कोरोना बनता है, उसकी जांच का काम अपने हाथ में लिया गया है। 2016-17 में 3 करोड़ का बजट भी सरकार के द्वारा इस मिशन के लिए दिया गया और जुलाई 2019 में 378.53 करोड़ का बजट, यानी 378 करोड़ 53 लाख का बजट इस मिशन के लिए दिया गया। PSLV एक्सेल आदित्य को लॉन्च करेगा। और अब आपको बताता हूं सबसे बड़ी खबर, इसी साल सितंबर के महीने में यानी 2023 में लॉन्च करने की इस मिशन आदित्य को, आदित्य L1 की तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 109 दिनों में L1 कक्षा में पहुंचेगा। L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा। गगनयान भी, आपको बता दें कि मिशन आदित्य 1 के बाद गगनयान की बारी आती है। गगनयान वो मिशन में जब भारत अपने लॉन्च में, अपने रॉकेट में, अपने सैटेलाइट में एक मानव को, एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष में भेजेगा। राकेश शर्मा पहले जा चुके हैं, लेकिन वो रूसी सोयूज में बैठकर गए थे। इस बार जो कोशिश है गगनयान के जरिए वो यही है कि हम अपने विमान में, अपने रॉकेट में बैठकर अपने ही अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की सैर करा सकें, अंतरिक्ष में पहुंचा सकें। तो ये बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से और खासकर इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से कि अंतरिक्ष की जो इकोनॉमी है, अंतरिक्ष का जो पूरा खेल है, उस इकोनॉमी में दुनिया में अपनी धाक जमाएं और दूसरे देशों की मदद कर उनसे धन भी कमा सकें, जैसा कि जापान के साथ हो रहा है। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी सूरज से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर ही रहने वाला है, यानी सूरज तक तो कोई नहीं जाएगा, सूरज से 15 लाख किलोमीटर तक की दूरी पर रहेगा। इस मिशन में कोरोनल हीटिंग, सोलर विंड एक्सेलरेशन और कोरोनल मैग्नेटोमेट्री का अध्ययन भी ये सूरज मिशन करने वाला है। क्या कहा खुद सोमनाथ साहब ने, इसरो के मुखिया ने, आइए सुनते हैं। एक बड़ा मिशन आप और प्लान कर रहे हैं, वो शायद लूना, एक मिशन आप और प्लान कर रहे हैं। अब और एक मिशन है कॉल आदित्य L1 है। इसके बाद हमारा गगनयान मिशन भी है। ये दोनों अभी चल रहे हैं। तो क्या रॉकेट पहुंच गया है श्रीहरिकोटा? रॉकेट कभी पहुंच गया है और इंटीग्रेशन भी पूरा किया है और आदित्य L1 सैटेलाइट भी वहां पहुंचा है, उससे PSLV से जुड़ा है। और इसरो के बाद अब एक और अहम खबर जो आपको जरूर देखनी चाहिए, खासकर वो लोग जो सड़क पर कार या 2 व्हीलर चलाते हैं। आज की जिंदगी बेहद तेज रफ्तार वाली हो गई है, लेकिन रफ्तार जब हद से ज्यादा तेज हो जाती है तो बेकाबू भी हो जाती है और जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। आजकल रोजाना सड़क हादसों की खबरें आती हैं, जहां तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के कारण गाड़ियां टकराती हैं और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है और जान बचाने के लिए सीट बेल्ट और एयरबैग जैसी सुविधाएं भी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी या तो लोग ये एहतियात नहीं बरतते
या फिर ट्रैफिक के दूसरे नियमों का पालन नहीं करते हैं और नतीजा ये होता है कि कई परिवार शोक में डूब जाते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताज़ा मामला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नूह के उमरी गांव के पास का है, जहां बेहद महंगी और बड़ी कार रोल्स रॉयस फैंटम कार और एक तेल टैंकर में ज़बरदस्त टक्कर हुई है। इस दुर्घटना में टैंकर में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें टैंकर में सवार एक शख्स और शामिल है। 3 सवारी कार में थी और एक शख्स जो घायल हुआ है वो ट्रक में सवार था। इलाज के लिए इन तमाम लोगों को, इन 4 लोगों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस हादसे में रोल्स रॉयस फैंटम कार जलकर कबाड़ में तब्दील हो गई है और जिस टैंकर के साथ टक्कर हुई थी उसमें भी आग लग गई और वो भी जलकर खाक हो गया है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी परिमल कुमार की यह रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त हम हरियाणा के नूह के उमरी गांव के पास हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और यहाँ पे रोल्स रॉयस कार है जो जलकर बिल्कुल खाक हो गई है। दरअसल 2 दिन पहले हादसा हुआ जिसमें इस गाड़ी में आग लग गई और इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया। आप देखिए कि किस तरीके से गाड़ी में कुछ भी एक तरीके से निशान नहीं बचा है, सिर्फ राख ही राख आपको नजर आएगी। और सोचिए कि उस वक्त का मंजर क्या रहा होगा। ओवर स्पीडिंग की बात पुलिस कह रही है, इसमें मामला भी दर्ज किया गया है 3 अलग अलग धाराओं में। और यहाँ पर आप समझिए की कोशिश कीजिए कि ये वही गाड़ी है जो आम तौर पर कोई आम आदमी नहीं खरीद सकता है, लेकिन इसमें सवार कौन लोग थे वो पुलिस के पास भी फिलहाल एक गुत्थी है, वो सुलझा नहीं पाई कि कौन लोग इसमें सवार थे। लेकिन जिन 2 लोगों की जान गई वो 2 लोग इस जो ऑयल टैंकर है जो एक्सप्रेसवे पे अलग अलग पॉइंट्स पे ऑयल की सप्लाई करता था टैंकर, इसमें जो इसके चालक और परिचालक थे उनकी मौत हो गई और साथ में एक शख्स जो है वो घायल है। और ये ट्रक जब टक्कर लगी तो बिल्कुल पलट गई, लेकिन टक्कर कैसे लगी वो भी बताने की कोशिश करते हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से रास्ता इस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से रास्ता जो है वो जयपुर की तरफ होते हुए आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर दरअसल एक यू टर्न है और इस यू टर्न पे ये बताया जा रहा है, पुलिस कह रही है कि ऑयल टैंकर यहाँ से यू टर्न ले रहा था और उसी वक्त तेज रफ्तार से आ रही रोल्स रॉयस कार ने उसके पीछे से हिट किया। ट्रक उसके बाद पलट गई और पलटने के बाद उसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। कुल 4 घायलों की बात हुई है जो 3 रोल्स रॉयस में सवार थे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। परिमल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी हमको बताया था कि जो लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे, चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि कार और ट्रक दोनों तेज़ गति में थे। हालांकि ट्रक यू टर्न कर रहा था तो उसकी गति उतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। स्पीड की बात चल रही है तो कुछ और घटनाएं आपको याद दिला दी कि कैसे हादसे होते हैं, खासकर हाईवेज़ पर, जो नए नए हाईवेज़ बने या चमचमाती सड़कें हैं। अभी करीब 1 महीने पहले की बात है, गाजियाबाद का आपको याद होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि कैसे गलत दिशा से एक स्कूल बस आ रही थी। गनीमत यह कि स्कूल बस खाली थी, केवल ड्राइवर था, उसके अंदर बच्चे नहीं थे। सामने से आती हुई कार से एक टकरा गई जिसमें टीयूवी की टक्कर थी। उस टीयूवी में 6 लोग सवार थे जो मौके पर ही मारे जाते हैं। ऐसे ही एक और घटना की बात करता हूं मैं आगे बढ़ते हुए, वो है आप मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत की। आपको याद होगा ऋषभ पंत पिछले साल दिसंबर के महीने में दिल्ली से देहरादून जा रहे थे और अपनी महंगी मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार में थे और शायद उनकी झपकी लगी या क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अकेले थे कार में। डिवाइडर से कार टकराती है, कार पलट जाती है और बहुत गंभीर चोटें आती हैं ऋषभ पंत को। दोनों पांव की हड्डी टूट जाती है और अभी तक वो रिकवरी के मोड में ही है। करीब 8-9 महीने इस घटना के हो चुके हैं। तेज रफ्तार कैसे घातक होती है वो बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ती है। एक और बड़ा इंसिडेंट आपको याद होगा साइरस मिस्त्री का। टाटा सन्स के बहुत बड़े अधिकारी थे, बड़ी महंगी कार में थे, पालघर के पास एक्सीडेंट हुआ था। तेज रफ्तार में एक कार आ रही थी और एक्सीडेंट होता है, कार पलटती है और सड़क हादसे में क्योंकि पीछे बैठे हुए थे साइरस, उन्होंने सीट बेल्ट शायद नहीं लगाई थी, जो कि रिपोर्ट्स आई थी बाद में, मीडिया रिपोर्ट्स, और उस वजह से उनकी मौत हो जाती है।
तो बड़े बड़े हादसे हुए हैं और बड़ी रफ्तार की वजह से हादसे हुए हैं। संभल कर चलाइए, बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ देख के चलाइए। आपकी गलती ना हो तो दूसरे की गलती से भी हादसा हो सकता है, उसका भी एहतियात बरतना बहुत आवश्यकता है। हम भारत के लोग में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे आज के वीडियो ऑफ द डे की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो ऑफ द डे। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि वीडियो ऑफ द डे में कोई सकारात्मक तस्वीर आपके पास छोड़ के जाएं, पर यह वीडियो इतना दिलचस्प है कि आपको दिखाने का मन कर गया। ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से हर जगह आजकल मौसम गड़बड़ाया हुआ है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में आंधी तूफान और बारिश की आफत आई है। पवित्र शहर मक्का में काबे के साथ बने क्लॉक टावर पर जब बिजलियां टूटी, वो मंजर बेहद ही खतरनाक था। कई बार तो देख के ऐसा लगा कि ये कोई एनिमेशन हम देख रहे हैं, किसी फिल्म का सीन हो सकता है, पर ये असली में है मक्का की तस्वीर। तो हम भारत के लोग में मेरे साथ इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।